नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। मैं आपके साथ जायसवाल सर। दोस्तों, इस क्लास में हम बात करेंगे बाल विकास महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात करेंगे। जी हाँ, जो आपके महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं। आज हम उनसे संबंधित सिद्धांत जो हैं उनसे संबंधित प्रश्न करने जा रहे हैं और टॉप 30 प्रश्न करने जा रहे हैं। यानी 3 से 4 जो है मनोवैज्ञानिकों का इनमें कंबाइंड किया गया है। उनके समस्त सिद्धांतों का निचोड़ तैयार किया गया है। तो गोल्डन वीडियो है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी शिक्षक बंधुओं के लिए। जी हाँ, तो चलिए, क्लास नंबर तीसरी है और इसकी पिछली क्लासेज ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे यहाँ पे लिंक भी दे दिया गया है। प्रत्येक क्लास जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि ये राष्ट्र हित में टीटी फैमिली शिक्षकों का परिवार है, आपका परिवार है। चलिए, क्लास को कंटिन्यू कहते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है कि तत्परता का नियम किसने दिया था? एबिंगहास, पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर। आप सभी परिचित हैं। जब भी तत्परता प्रभाव नियम की बात करते हैं, ठीक है, थॉर्नडाइक महोदय जी का जिक्र आ जाता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, थॉर्नडाइक द्वारा जो है तत्परता का नियम दिया गया था और इस नियम के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तैयार होता है तो वह प्रक्रिया उसे आनंद देती है, तो वह कार्य तेजी से करता है और जल्दी सीख जाता है। यही आपके थॉर्नडाइक के तत्परता का नियम है। आपने तत्परता प्रभाव प्रयास का नियम पढ़ा होगा, लेकिन इनसे संबंधित अब प्रश्न पूछे जाते हैं कि तत्परता का नियम कोई कहानी दे दी जाएगी कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तैयार होता है और वह प्रक्रिया उसे आनंद देती है, तो वह कार्य तेजी से करने लगता है और जल्दी सीख जाता है। यह थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? तो तत्परता के नियम पर आधारित है। इस प्रकार के प्रश्न जो है अब पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम पर। आइए बात करेंगे दूसरे प्रश्न की, जो आप लोगों के स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न दिया गया है। सभी कमेंट कीजिएगा। दूसरा प्रश्न दिया गया, सीखने के प्रयास व भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जी हाँ, सीखने का प्रयास एवं भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। प्रयास एवं भूल के सिद्धांत की जब भी बात की जाती है, कोहलर, थॉर्नडाइक, स्किनर, ईपी पावलोव की बात की जाती है। सभी परिचित हैं। देखिए, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये मूल इनका लोगो ही है, कह सकते हैं, थॉर्नडाइक महोदय जी का। ठीक है, जब भी प्रयास और त्रुटि की बात की जाती है, थॉर्नडाइक महोदय जी का जिक्र आता है। अर्थात यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया गया है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपने कमेंट किया है, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया है? तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। और इस सिद्धांत के अनुसार त्रुटि अर्थात भूल करते रहने से धीरे धीरे किसी कार्य को करने की फिर क्या है, परिपक्वता आ जाती है। अगला प्रश्न है, सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है? आपके फ्रायड हैं। जी हाँ, 4 महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों के नाम हैं, फ्रायड, थॉर्नडाइक, स्किनर या एडलर की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एग्जाम को फतेह करना है, आपका एक एक कमेंट 101% यहाँ पे सिलेक्शन है। सभी कमेंट कीजिएगा, सभी फीडबैक कीजिएगा। देखिए, जब भी सीखने के नियम की बात की जाती है, आपके थॉर्नडाइक महोदय जी का जिक्र आ जाता है। जी हाँ, थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक से संबंधित जितने आपके प्रश्न बनते हैं सारे प्रश्न करेंगे। फिर आपके ईवी पावलोव से भी प्रश्न करेंगे, वाइगोस्की से प्रश्न करेंगे, स्टर्नबर्ग से प्रश्न करेंगे, कोहलबर्ग से प्रश्न करेंगे। सारे मनोवैज्ञानिकों का पूरा निचोड़ जानेंगे। देखिए, थॉर्नडाइक द्वारा सीखने के नियम का प्रतिपादन किया गया है, सभी आप जानते हैं। और इस नियम के अनुसार व्यक्ति विशेष कार्य में विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करता है। प्रश्न आ सकता है कि थॉर्नडाइक के किस नियम के अनुसार व्यक्ति विशेष कार्य में विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करता है? वह है सीखने का नियम। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए, अभ्यास, प्रभाव और तत्परता का नियम। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया? यहाँ पे खाली स्थान है, अधिगम में जो है खाली स्थान ने प्रभाव का नियम दिया। ईपी पावलोव, स्किनर, वाटसन, थॉर्नडाइक। सभी परिचित है। जब भी प्रभाव की जिक्र करते हैं, तत्परता की बात की जाती है, प्रत्यय एवं भूल सिद्धांत की बात की जाती है, संबंधवाद के सिद्धांत की बात की जाती है, थॉर्नडाइक महोदय जी का ही नाम आता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप लोगों की स्क्रीन पर है, 5वां प्रश्न जो दिया गया है। ये सारे नोट्स पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कीजिए। वहाँ पे ग्रुप और चैनल आपको मिल जाएगा जायसवाल कोचिंग सेंटर टीटी फैमिली का, जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, सर्च कर सकते हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की।
सीखने के नियम दिए हैं, किसने दिए हैं? सभी परिचित होंगे, सीखने के नियम के थांडाइक महोदय जी ने दिए हैं। सीखने के नियम में आपका पहला आता है मुख्य नियम जो कि 3 है, और दूसरा आता है गौण नियम जो कि 5 हैं। ठीक है, अब ये नहीं पूछा जाएगा कि सीखने के नियम कितने हैं, गौण नियम कितने हैं। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। और आप ये भी जानते हैं कि जो थांडाइक महोदय जी हैं, ये यूएसए के एक मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने पशु व्यवहार तथा सीखने की प्रक्रिया दोनों प्रकार किया। जी हाँ, जो आपके यूएसए एक मनोवैज्ञानिक थांडाइक हैं, इन्होंने पशु व्यवहार के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया दोनों पर कार्य किया था, जिससे उन्हीं के कार्य के आधार पर आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान की नींव पड़ी। और थांडाइक ने सीखने के मुख्यतः 3 नियम दिए हैं, सभी आप पिछले क्वेश्चन में हम बात भी कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। अब देखिए प्रश्न, देखिए सीखने का नियम 3 है, हम सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ लिया गया? प्राथमिक मूलभूत नियम। अभ्यासकार, प्रशंसा, परिणाम की अपेक्षा या तत्परता। देखिए प्राथमिक मूलभूत जो नियम कहलाता है वह कहलाती है तत्परता। कैसे? सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम तत्परता है, और थांडाइक के अनुसार सीखने के 3 नियम हैं, अभ्यास, तत्परता और प्रभाव का नियम। तत्परता के नियम में क्या होता है? यह नियम कार्य करने से पूर्व तत्पर या तैयार किए जाने वाले बल को देता है। एग्जाम के पहले बिल्कुल तैयार करना, जो कार्य करना हो उसके पूर्व। ठीक है, किसी भी नियम को या यह नियम कार्य करने के पूर्व तत्पर या तैयार करने के लिए, अब यह आपको कार्य करना है, इसके पहले आप तैयार कर लीजिए, ये कहलाता है तत्परता का नियम। अर्थात यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर या तैयार होते हैं तो उसे शीघ्र सीख लेते हैं। और तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित होती है। ध्यान केंद्रित करने में भी तत्परता सहायता करती है। जैसे देखिए टीटी एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म अप्लाई करते हैं, हम क्या हो जाते हैं? तैयार हो जाते हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, पहले से नहीं करते हैं। जब फॉर्म अप्लाई होगा तो ये क्या कहला जाता है? यह आपका जो फॉर्म अप्लाई के बाद तैयारी करते हैं वह कहलाता है तत्परता के नियम के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। जब बच्चा एक अवधारणा को सीखता है और उसका प्रयोग करता है तो अभ्यास जो होता है उनके द्वारा की जाने वाली जो त्रुटि होती है अभ्यास के समय, कोई भी आज हम भी अभ्यास करते हैं, हमसे भी त्रुटियां होती हैं, आप भी जब अभ्यास करते हैं त्रुटियां होती हैं, तो त्रुटियां को कम करने में मदद करता है। जब बार बार अभ्यास करेंगे त्रुटियां धीरे धीरे कम होती जाती हैं। तो यह विचार किसके द्वारा दिया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यह विचार आपके E.L. थांडाइक के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, डी ऑप्शन सही कर लेना है। थांडाइक ने किस पर प्रयोग किया? बिल्ली पर प्रयोग किया। E.P. पॉलो ने किस पर प्रयोग किया? कुत्ते पर प्रयोग किया। 8वां प्रश्न है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, तो यह किससे संबंधित हो जाएगा? सीखने का प्रभाव के नियम, सीखने की प्रक्रिया अभिवृत्ति का नियम, सीखने के तत्परता का नियम, या सीखने का सादृश्यता का नियम। देखिए जब भी कोई बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया अगर कर रहा है तो वह सीखने का सादृश्यता का नियम आ जाएगा। क्या जाएगा? सीखने का सादृश्यता का नियम आ जाएगा। क्योंकि किसी नवीन परिस्थिति या समस्या में या समस्या के उपस्थित होने पर उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति का स्मरण करता है जिसे वह पहले भी अनुभव कर चुका है, तो वह उसके साथ वैसा ही प्रतिक्रिया करेगा जैसा कि उसने पहली परिस्थिति एवं समस्या के साथ किया था। आपने CTET की तैयारी की, ठीक है, अब आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, MP टेट UP टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो जो आप CTET की परिस्थिति में जो आपकी परिस्थिति थी, अब वह स्मरण आपके रीट एग्जाम में UP टेट MP टेट में आप अनुभव कर पा रहे हैं कि यही पेडागॉजी, यही मनोवैज्ञानिक, यही सिद्धांत, यही ग्रामर है लगभग, तो वैसी प्रतिक्रिया आप लोग करेंगे। तो ये क्या कहलाएगा? परिस्थिति एवं समस्या एक साथ ही हो जाती, तो ये कहला जाता है हमारा सीखने के सादृश्यता का नियम आ जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो तत्परता का, प्रभाव का, अभ्यास का नियम है, तनाव का नियम, यह हमारा सीखने का नियम नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से सीखने के मुख्य नियम में शामिल है? तो मुख्य नियम में सभी लोग जानते हैं, कौन सा शामिल नहीं है? नेगेटिव प्रश्न है।
तो आप सभी जानते हैं तत्परता का, अभ्यास का, प्रभाव का नियम सीखने के मुख्य नियम में शामिल है, बहुअनुक्रिया का नहीं है। क्योंकि बहुअनुक्रिया का नियम किस में शामिल है, आप सभी लोग जानते हैं, जो आपके थार्नडाइक का गौड़ नियम है। गौड़ नियम में जो है आपके यह सीखने के बहुअनुक्रिया का नियम जो है आपके गौड़ जो नियम है उनमें आपका शामिल हो जाता है। ठीक है, गौड़ नियम कौन कौन से हैं? बहुअनुक्रिया का, मानसिक स्थिति का, आंशिक क्रिया का, सादृश्य अनुक्रिया का नियम। ठीक है, अगला प्रश्न है अधिगम के प्राथमिक सिद्धांत के प्रणेता कौन है? अगर प्रश्न आ जाए कि अधिगम के प्राथमिक सिद्धांत के प्रणेता कौन है, तो आपका जवाब E.L. थार्नडाइक होना चाहिए। जी हाँ, अधिगम के प्राथमिक सिद्धांत के प्रणेता E.L. थार्नडाइक माने जाते हैं। पशु व्यवहार एवं सीखने की प्रक्रिया पर उनके कार्य के आधार पर ही आधुनिक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक की वैज्ञानिक नींव पड़ी। ये मनोवैज्ञानिक कॉरपोरेशन बोर्ड के सदस्य तथा 1912 में अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ के अध्यक्ष भी रहे। किसकी बात करेंगे? थार्नडाइक महोदय जी की बात करेंगे। अगला अगर प्रश्न आता है सीखने के प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आपका जवाब एक ही होना चाहिए, E.L. थार्नडाइक। जी हाँ, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड थार्नडाइक द्वारा सन 1913 में यह प्रतिपादन किया गया था। इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया, जिसके आधार पर सीखने के मुख्य 3 नियम है, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जिसे हम SR बॉन्ड कहते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड सिद्धांत भी कहा जाता है इसको। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। आई होप सभी शिक्षा बंधु अच्छे तरीके से प्रत्येक प्रश्न को फीडबैक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। जी हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना फीडबैक करते रहिए, फीडबैक शेयर करते रहिए। अगला प्रश्न है इंटरेस्टेड प्रश्न है। इस प्रश्न को हम VVIP कैटेगरी पर रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कक्षा शिक्षण में पाठ, प्रस्तावना, सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित होते हैं? जी हाँ, जब भी कक्षा शिक्षण की बात की जाती है और पाठ, प्रस्तावना, सोपान सीखने की बात की जाती है, तो आपका कौन सा आ जाता है? वह आ जाता है तत्परता का नियम। जी हाँ, कक्षा शिक्षण में पाठ, प्रस्तावना, सोपान सीखने के नियम जो है तत्परता के नियम पर आधारित होते हैं। क्योंकि तत्परता के नियम को तैयारी का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तैयारी का नियम। और उस नियम के तहत क्या कार्य करना चाहिए? शिक्षकों को बालकों की अभिरुचि एवं अभिक्षमता का मापन कर लेना चाहिए, जिससे उनकी तत्परता का ज्ञान हो सके, अर्थात ज्ञात से अज्ञात की ओर यह कार्य करना होता है। बालकों के लिए तत्परता के अनुरूप शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए। पूर्व पाठ से कुछ 3 प्रश्न पूछकर नवीन पाठ आरंभ करना चाहिए। जी हाँ, पूर्व पाठ में कुछ जो है 2-3 प्रश्न पूछकर फिर आप नवीन पाठ जो है आरंभ करना चाहिए। और भाटिया के अनुसार युद्ध को आधा विजय कर लेना चाहिए। ठीक है, जब आप किसी भी तैयारी के लिए ठान लेते हैं तो युद्ध का आधा विजय आप लोग वहीं पर प्राप्त कर लेते हैं। किसका कहना है? भाटिया का कहना है, और भाटिया का कथन है, भाटिया का स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है सीखने की तत्परता अर्थात तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार किसकी ओर संकेत करता है? थार्नडाइक की तत्परता शिक्षार्थी का समान योग्यता पर, सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, या सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने में। देखिए, सीखने की तत्परता जो होता है या तत्परता किसी कार्य के लिए किसकी ओर संकेत कर रहा है? तो सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर संकेत कर रहा है। ठीक है, जो सीखने का तत्परता है तो तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार, सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर संकेत कर रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मतलब सीखने की तत्परता विद्यार्थी के पूर्व अनुभव का वर्तमान स्तर पर नवीन ज्ञान के बीच संबंध को मजबूत बनाती है। अगला प्रश्न है थार्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो सभी लोग जानते हैं थार्नडाइक का जो सिद्धांत है साथियों, वह व्यवहारात्मक सिद्धांत के श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है थार्नडाइक का सिद्धांत? व्यवहारात्मक सिद्धांत की बात करेंगे। और सभी पता है कि व्यवहारवाद के प्रवर्तक कौन है? J.B. वाटसन महोदय जी माने जाते हैं। और इनके समर्थक आपके B.F. स्किनर, पावलोव जैसे मनोवैज्ञानिकों का भी नाम आता है आपके व्यवहारवाद में, लेकिन व्यवहारवाद के प्रवर्तक जो है J.B. वाटसन महोदय जी हैं। अब बात करेंगे पावलोव के अधिगम जो सिद्धांत है उनसे संबंधित प्रश्नों की चर्चा करते हैं, उनसे संबंध पूरा निचोड़ जान लेते हैं। प्राचीन अनुबंध का या प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? सभी परिचित होंगे, E.P. पावलोव। जी हाँ, जब भी प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत की बात की जाती है E.P. पावलोव का नाम आता है। पावलोव ने अपने प्रयोग पर कुत्ते पर प्रयोग किया।
पालाव वास्तव में रूस के एक शरीर क्रिया वैज्ञानिक थे। कैसे वैज्ञानिक थे? शरीर क्रिया। इन्होंने पाचन क्रिया की दैहिकी का गहन अध्ययन किया है। ठीक है, हम बात करेंगे ईपी पालाव की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो जब भी अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत की बात करते हैं, ठीक है, अनुबंधन के जनक की बात करते हैं, आपकी ईपी पालाव का नाम आता है। लेकिन अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के अनुकूलन पर जो बल दिया जाता है वह व्यवहार पर बल दिया जाता है। किसके? व्यवहार पर बल दिया जाता है। और इस सिद्धांत में बताया भी गया है कि अस्वाभाविक उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत करने पर प्राणी जो होता है अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी स्वाभाविक उद्दीपक जैसी अनुक्रियाएं करने लगता है। मान लीजिए अस्वाभाविक उद्दीपक है और उस पर अगर आप बार बार स्वाभाविक उद्दीपक कर रहे हैं तो जो अस्वाभाविक उद्दीपक होगा उसमें उसके प्रति भी आपका स्वाभाविक उद्दीपक जैसी अनुक्रियाएं होती हैं, अर्थात उसकी अनुक्रियाएं या व्यवहार अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुकूलित फिर आपकी हो जाती हैं। अगला है, पालाव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने पर लार टपकाता है, अपितु उससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज़ सुनता है। इस समृद्ध को क्या कहा जाता है? अर्थात विलोपन, बिना शर्त के प्रोत्साहन, अनुकूलित उत्तेजना या तत्परता की बात करेंगे। देखिए, पालाव ने अपने प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह से रखने पर लार टपकता है, यहाँ पे ये भी बताया गया है इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक जो होता है, जो उसको डेली खाना देता है कुत्ते को, अगर उनके कदमों की आवाज़ भी वो कुत्ता सुन लेता है तो भी ये लार टपकाता है। तो इस समृद्धि को क्या कहा जाएगा? इस समृद्धि को अनुकूलित उत्तेजना कहा जाएगा। सी ऑप्शन सही कर लेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, राम खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राम काफ़ी दूर रखा गया, राम को खरगोश से दूर रखा गया इसलिए डरता था। आने वाले दिनों में हर रोज़ खरगोश और राम के बीच दूरी कम कर दी गई धीरे धीरे करके, और अंत में राम की गोद में खरगोश को रखा गया और राम खरगोश से खेलने लगा। तो यह प्रयोग क्या दर्शाता है? यह प्रयोग दर्शा रहा है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। किसकी बात करेंगे? शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत ईपी पालाव की बात करते हैं। संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत ईपी पालाव की बात करते हैं। ठीक है, लाल ग्रंथि पर 1904 में नोबेल पुरस्कार इनको मिला भी है। ठीक है, आपके ईपी पालाव महोदय जी हैं। अगला प्रश्न है, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है, फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। तो राजू बिजली की गर्जना सुनकर फिर उछलता है। तो राजू का उछलना सीखने के सिद्धांत का क्या उदाहरण हो जाएगा? शास्त्रीय अनुबंधन का ही कहला जाएगा। ठीक है, हम बात करेंगे शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत ईपी पालाव की बात करेंगे। मतलब उछलना उद्दीपक बिजली के कड़कने के साथ संबंधित हो जाता है, फलस्वरूप उस विशेष उद्दीपक के प्रति विशेष अनुक्रिया जो है करना वह राजू सीख जाता है। अगला प्रश्न है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो सीखने के क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत के प्रतिपादक और कोई नहीं, आपके ईपी पालाव महोदय जी है। जी हाँ, इसे क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत को संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत भी कहा जाता है। और इसके अनुसार सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। किसके अनुसार है या किस सिद्धांत के अनुसार सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है? वह क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत या संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में ईपी पालाव ने किस पर प्रयोग किया है? जब भी ईपी पालाव की बात आती है कुत्ते पर आता है, थर्नडाई की बात की जाती है बिल्ली पर आता है, स्किनर की बात की जाती है चूहा का आता है। ठीक है, अनुबंधित अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत में पालाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। ठीक है, लार स्रावित करने की क्रिया के आधार पर अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत की व्याख्या भी की है। और बिल्ली का जिक्र आता है थर्नडाई के द्वारा, चूहों का जिक्र आता है स्किनर के द्वारा, और बंदर का जिक्र आता है कोहलर एवं कोफ्फा ने बंदर पर प्रयोग किया था। अगला जो सिद्धांत आपके स्किनर के अधिगम सिद्धांत से प्रश्न करेंगे। जी हाँ, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहा जाता है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, सूच का सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। देखिए साथियों, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत कहा जाता है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन को सही कर लेंगे। ठीक है,
और स्किनर ने अपने अधिगम सिद्धांतों में पुनर्वलन की सर्वाधिक तथा प्रभावशाली भूमिका भी बताई है। इनके अनुसार अर्थात स्किनर के अनुसार पुनर्वलन से तात्पर्य किसी अपेक्षित अनुक्रिया के प्रतिफल के रूप में किसी ऐसे सुखकारी उद्दीपक की प्रस्तुति है जो प्राणी को अपेक्षित अनुक्रिया बार बार करने के लिए प्रेरित करता है। यह बात करेंगे स्किनर महोदय जी की बात करेंगे। अगला है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम आपका नैमित्तिक अनुबंधन है। ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? नैमित्तिक अनुबंधन कहलाता है। बी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। अर्थात अधिगमकर्ता की अनुक्रियाओं का पुनर्वलन के अनुबंधन का एक निमित्त होने के कारण इस सिद्धांत को नैमित्तिक या यांत्रिक या साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। साथियों, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जब भी क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत की बात की जाती है आपके स्किनर महोदय जी का जिक्र आता है। जब भी आपके शास्त्रीय अनुबंधन की बात की जाती है ईपी पावलोव महोदय जी का जिक्र आता है। जब भी प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत की बात की जाती है थॉर्नडाइक महोदय जी का जिक्र आता है। जी हाँ, क्लासिकल कंडीशनिंग अनुबंधन सिद्धांत कुत्ते पर प्रयोग किया था पावलोव ने। थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत बिल्ली पर प्रयोग किया और कोहलर का सूझ का सिद्धांत है जो बंदर पर प्रयोग किया था। अर्थात बंदर ने सूझ लिया, किसने कहा है? बंदर सूझ गया, किसने कहा है? सूझबूझ का सिद्धांत बंदर ने सूझ गया, कोहलर एवं कुफा ने कहा है। अर्थात अगला प्रश्न है, अभिक्रमित अधिगम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो आपके बी.एफ. स्किनर। जी हाँ, जब भी देखिए साथियों अभिक्रमित अधिगम के सिद्धांत की बात की जाती है बी.एफ. स्किनर का नाम सर्वोपरि आ जाता है। ठीक है, आप सभी परिचित है। स्किनर ने अभिक्रमित अधिगम के 5 सिद्धांत बताए हैं। एक है आपका लघुपदीय सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत, तत्कालीन जांच या प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, स्वगति का सिद्धांत, छात्र परीक्षण का सिद्धांत। 2-3 प्रश्न हैं, कंप्लीट करते हैं, इस क्लास को पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं। साथियों, अभिक्रमयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? देखिए, जब भी अभिक्रमयोजित अधिगम के प्रत्यय की बात करते हैं तो आपका नाम स्किनर महोदय जी का नाम जिक्र कर लीजिएगा। जी हाँ, अभिक्रमयोजित अधिगम का सिद्धांत अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? आपके स्किनर महोदय जी ने दिया। ठीक है, और इसका लक्ष्य क्या है? अधिगम को स्वदेश एवं स्थायी बनाना। रेखीय अभिक्रमयोजित अधिगम का प्रतिपादन बी.एफ. स्किनर ने किया है। जी हाँ, जब भी प्रश्न आए कि रेखीय अभिक्रमयोजित अधिगम का प्रतिपादन किसने किया? बी.एफ. स्किनर ने किया। और इस अधिगम में विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में बांटकर उनको श्रृंखलाबद्ध तरीके से व्यवस्थित करके अधिगम किया जाता है। अगला जो आपके प्रश्न रहेंगे हल के सिद्धांत से संबंधित रहेंगे। जी हाँ, प्रोफेसर हल की बात करेंगे। जी हाँ, क्लार्क हल की बात करेंगे। इनमें से कौन सा युग्म आपका सही नहीं दिया गया है? देखिए, सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय जी ने दिया। जी हाँ, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बी.एफ. स्किनर ने दिया। सीखने का क्लासिकल का सिद्धांत पावलोव ने दिया। ये तीनों आपके सही दिए गए हैं। चौथा कह रहा है सीखने का समग्र सिद्धांत हल ने दिया। जी हाँ, देखिए, सीखने का समग्र सिद्धांत या को अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत कहते हैं। और अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत किसने दिया है? सभी जानते हैं, परिचित हैं। हम बात करेंगे गेस्टाल्टवादियों की बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हल का नहीं हो जाएगा। गेस्टाल्टवादियों की, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों की बात करेंगे। वोल्फमैन, कोहलर तथा कोर्ट कोफा द्वारा किया गया है। जबकि हल ने सीखने के प्रबलन का सिद्धांत। जी हाँ, जब भी सीखने के प्रबलन के सिद्धांत की बात की जाती है तब आपके हल का नाम आता है, क्लार्क हल का नाम आता है। ठीक है, और बाकी जो सीखने का समग्र सिद्धांत है ये अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत भी कहा जाता है इसे। और इस सिद्धांत का प्रतिपादक गेस्टाल्टवादी जो मनोवैज्ञानिक हैं वोल्फगैंग, कोहलर, कोर्ट कोफा द्वारा किया गया है। अगला जो प्रश्न रहेगा गुथरी के अधिगम के सिद्धांत से संबंधित प्रश्न है। आपके टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि किस अधिगम को मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? देखिए, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, इन तीनों को जो है, इन तीनों को अधिगम मनोवैज्ञानिकों ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व दिया है, लेकिन गुथरी को नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? गुथरी ने समीपता का सिद्धांत दिया। गुथरी ने किसका सिद्धांत दिया? समीपता का सिद्धांत दिया। देखिए, समीप
यानी पास पास गुथ लेना चाहिए। माला जो गुथा जाता है धागे में पास पास फूल को गुथना चाहिए। ठीक है, समीपता का सिद्धांत किसने दिया? गुथरी ने दिया। अर्थात गुथरी के अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया के मध्य अनुबंधन अर्थात पुनर्बलन पुरस्कार आधार पर नहीं है बल्कि समीपता के आधार पर होता है। किसके? समीपता के आधार पर। थांडाइक, पालाव, स्किनर ने अधिगम की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों में पुरस्कार को एक महत्वपूर्ण कारक माना, लेकिन आपके गुथरी ने नहीं माना। अगला प्रश्न है, कोहलर के अधिगम से सिद्धांत से संबंधित प्रश्न है कि कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संकार्य है या परिस्थिति में विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। देखिए साथियों, कोहलर के अधिगम के सिद्धांत से सभी परिचित होंगे कि कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि संज्ञानात्मक एक संकार है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस मनोवैज्ञानिक यह सिद्ध करना चाहता था अधिगम में कि संज्ञानात्मक संकार है? आपके कोहलर महोदय जी का जिक्र आ जाएगा। ठीक है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक संज्ञानात्मक कार्य है। कोहलर ने अंतर्जशीय सूझ को अधिगम में महत्वपूर्ण माना। अंतर्जशीय सूझ को महत्वपूर्ण किसने माना? कोहलर ने माना। और निसंदेह सूझ की प्रक्रिया एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो समस्या का संज्ञानात्मक समाधान प्रस्तुत करके सीखने की प्रक्रिया को अत्यधिक सरल, सहज और उद्देश्यपूर्ण बनाती है। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन किया। डेली आपके चैप्टर वाइज, ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास चल रही है। बेहतरीन तैयारी कीजिए और जल्द ही ऑल सब्जेक्ट की पेडागोजी की क्लास शुरुआत होगी। और शाम को ज़रूर आपकी इवनिंग में इन्वायरमेंट EVS की क्लास होगी, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।